एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेकेंड चैप्टर जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1950 से 1990 तक में। उसमें हम फॉरेन ट्रेड वाले सेगमेंट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी रही है फॉरेन ट्रेड को लेकर, और क्या ट्रेड का डायरेक्शन था, क्या कंपोजिशन थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले हमने जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के 2 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें एग्रीकल्चरल सिनारियो और सेकंड में इंडस्ट्रियल सिनारियो की बात की थी हमने। और अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत क्यों होती है। कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्री से ट्रेड क्यों करता है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, एवरी कंट्री गेन्स फ्रॉम इट्स फॉरेन ट्रेड। दिस इज बिकॉज it can profitably buy from the rest of the world goods that are relatively cheaper in the world market compared to what it would cost the country to produce the same goods at home। तो ये बात अच्छे से हमें समझनी चाहिए कि अगर किसी गुड्स का प्रोडक्शन हम अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं और बाहर से भी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, अगर फॉरेन कंट्री में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और वो हमें कंपेरेटिवली चीपर मिल रहा है, कि हमारी कंट्री में अगर वो 100 रुपीज़ का प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, और बाहर की कंट्रीज़ में अगर वो 60 रुपीज़ का हो रहा है, तो ये फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए भी कि हम उसको अपनी कंट्री में प्रोड्यूस ना करके बाहर की कंट्री से उसको इंपोर्ट करें। इसलिए फॉरेन ट्रेड की हमें ज़रूरत होती है। सेकेंड, इट कैन सेल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गुड्स दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफिशियंटली, दैट इज मोर चीपली दैन अदर कंट्री। इसमें भी वही बात आती है दोस्तों, इनडायरेक्टली, कि किसी भी गुड्स को जो है अगर हम अच्छे से प्रोड्यूस करें, अगर हमारी इफ़िशियंसी उसमें ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट कम आएगी और हम उसको बाहरी कंट्री को सेल कर सकते हैं। थर्ड है, फॉरेन ट्रेड enables a country to consume a large variety of commodities than would have been possible otherwise। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट भी क्रिएट करता है और वहाँ कंज्यूमर भी मिलते हैं उससे। और कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होता है कि उनको जो है अलग अलग वेराइटी मिल जाती है, प्रोडक्ट की एक रेंज मिल जाती है। तो फॉरेन ट्रेड की किसी भी कंट्री को इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो एक कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करता है ट्रेड के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि 1950 से 1990 तक जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड रहा है उसका क्या पिक्चर था उस समय। तो फीचर्स क्या रहे हैं देखिए। फर्स्ट है वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। हम बात करेंगे इसमें कि क्या वॉल्यूम था ट्रेड का और क्या वैल्यू अमाउंट क्या हुआ करती थी उस समय। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब कि किस चीज़ का हम एक्सपोर्ट करते थे, किन चीज़ों का इंपोर्ट करते थे, क्या कंपोजिशन था। और थर्ड है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, मतलब किस कंट्रीज़ के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट, वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि क्या वॉल्यूम और वैल्यू रहा फॉरेन ट्रेड का 1950 से 1990 तक। देयर वॉज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। यहाँ भी आप देखिए कि जैसे एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि एक सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर था इंडिया का, वैसे ही फॉरेन ट्रेड में भी हम बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे। सब्सटेंशियल इंक्रीजेज, बहुत स्लो ग्रोथ रेट थी हमारी फॉरेन ट्रेड को लेकर। इंपोर्ट्स वेयर इंक्रीजेज फास्टर देन एक्सपोर्ट, हमारा इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। द कंट्री हैड ऑलवेज बीन फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड डेफिसिट, कंट्री हमारी हमेशा अगर ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर देखें तो हम डेफिसिट में थे, हम सरप्लस में ज़्यादा समय कभी रहते नहीं थे। थर्ड, इंडिया शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन। इट डिक्लाइंड फ्रॉम 1.8% इन 1950-51 टू 0.6% इन 1990। देखिए, पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा शेयर जो था 1950 में 1.8% था और ये 1990 तक आते आते 0.6 हो गया। मतलब कि हमारा जो इंटरनेशनल शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है 1950 से 1990 के बीच में।
अब यहाँ ये एक टेबल है जिससे आप समझ सकते हैं कि 1950 से 1990 के बीच में क्या पिक्चर रही होगी ट्रेड में। तो देखिए 1950-51 में हमारा एक्सपोर्ट जो अमाउंट था वो 606 रुपीज़ करोड़ का था, जबकि इंपोर्ट हम करते थे 608 करोड़ का। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर है, और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो -2 करोड़ है, कि 2 करोड़ रुपए हमारा डेफिसिट था। 1990 और 91 तक आते आते देखिए एक्सपोर्ट का अमाउंट देखिए आप 32,553 करोड़ हो गया, जबकि इंपोर्ट हम कर रहे हैं 43,198 करोड़ का। तो देखिए एक बड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा हो गया -10,645 करोड़, मतलब 10,645 करोड़ का हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट का था। तो ये पिक्चर था जिससे क्लियर दिखता है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम होता था और इंपोर्ट ज़्यादा होता था, जिससे बीओटी या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा वो एडवर्स था, अनफेवरेबल था। अब कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की किन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट और करते थे, तो आप देखिए यहाँ पर कि 1950 और 90 के बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ओवरऑल एक्सपोर्ट में शेयर बढ़ा है, जबकि एग्रीकल्चर का कम हुआ है। 1960-61 का डाटा आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था, जो शेयर था एक्सपोर्ट में, वो 45.5% था, जो कि 1990 तक आते आते बढ़कर 72.9% हो गया। तो ये तेज़ी से बढ़ा है। जबकि एग्रीकल्चर हम देखें तो 1960 में 44% एक्सपोर्ट में इसका शेयर था, जो 1990 तक आते आते केवल 19% रह गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1950 से 1990 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में बढ़ा है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हुआ है ओवरऑल एक्सपोर्ट में। ये क्यों हुआ? दिस हैपेंड ड्यू टू टू रीजंस। दो रीज़न है उसके। पहला है, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और सेकंड है, ग्रोथ इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। तो जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल बढ़ा है और एग्रीकल्चर का कम हुआ है। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेड अगर आप देखें कि हम किन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे, फॉरेन ट्रेड में हमारी पार्टनर कंट्रीज़ कौन सी थी। Since 1951, direction of India's foreign trade has also undergone a substantial change. In 1950-51, USSR and East Europe did not appear in our export and import basket. 1950-51 तक USSR और ईस्ट यूरोप कहीं हमारे पार्टनर कंट्रीज़ में था ही नहीं। In 1991, almost 25% of India's foreign trade was with the group of country, this group of countries. कि 1990 तक होते होते 25% हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोप के साथ होने लगा। इंडिया ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट विथ अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द यूएसए एंड वेस्ट यूरोप। अब हम ईस्ट यूरोप से वेस्ट यूरोप की ओर डाइवर्ट हो गए और यूएसए के साथ हमारे ट्रेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। इंडिया हैड लिटिल और नो ट्रेड विथ अदर डेवलपिंग कंट्री, और 1990 तक हम बताएं कि दूसरी जो डेवलपिंग कंट्री थी उसके साथ हमारा ट्रेड बहुत कम होता था या ना के बराबर था। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हम समझ सकते हैं कि यूएसए, यूएसएसआर और ईस्ट यूरोप से जो वेस्ट यूरोप है यहीं तक हमारा ट्रेड केवल रह गया था, लिमिट थी उसकी। ये डायरेक्शन था ट्रेड का उस समय। अब इंडिया ट्रेड पॉलिसी क्या थी, कि किस पॉलिसी पर हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती थी उसके पीछे क्या फिलॉसफी होती थी 90 के पहले। सिंस इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट ट्रेड स्ट्रेटजी हैड बीन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। The policy of import substitution as adopted by the Government of India at the initial stage of development had two main objective। अब देखिए जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, उसके पीछे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, और उसके दो ऑब्जेक्टिव होते थे। पहला था टू सेव स्केयर फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। हमारे पास आपको पता है कि
1990 तक आते आते फॉरेन एक्सचेंज की बहुत क्राइसिस हुआ करती थी और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगातार कम होता जा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट की कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज है थोड़ा बहुत उसको हम बचा के रखें, जिससे हम इसेंशियल गुड्स जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका इंपोर्ट कर सकें, उसका पेमेंट कर सकें। और दूसरा जो रीज़न था वो था टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स प्राइमरी रॉ मटेरियल। दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपकी हम सेल्फ रिलायंस की हमारी पॉलिसी थी कि कैसे हम खुद जो है अपनी कंट्री अपने ऊपर डिपेंड हो सके। हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं फूड ग्रेन्स प्राइमरी रॉ मटेरियल्स इस सब में खुद पर डिपेंड हो सके, ना कि बाहर की कंट्रीज़ पर हमारी डिपेंडेंसी रहे। तो ये ध्यान रखना है कि 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रही है उसके पीछे जो फिलॉसफी थी वो थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया हैड गॉन 3 फेजेस। अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी होती है वो 3 डिफरेंट फेजेस में होकर इम्प्लीमेंट की गई हैं। नंबर 1, इन द अर्लियर फेज, फर्स्ट फेज में import substitution took place mostly in form of domestic production of consumer goods। फर्स्ट फेज में import substitution की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हुई थी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स के लिए। इन द सेकेंड फेज आवर emphasis shifted from the production of consumer goods to the domestic production of capital goods। अब सेकेंड फेज में हम कंज्यूमर गुड्स से कैपिटल गुड्स की ओर डाइवर्ट हुए और वहाँ पर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की। थर्ड फेज में emphasis was placed on reducing the dependence on imported technology and thereby encouraging the use of indigenous technique। और हम टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वहाँ पर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने लगे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि अब टेक्नोलॉजी भी हम बाहर से ना लें बल्कि हम खुद की अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और जो इंडिजीनियस टेक्निक है उसका ज़्यादा यूज़ करें, उस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़े। तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है वो ये 3 डिफरेंट फेजेस से होकर जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर कि 1950 से 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इंडिया की रही है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आई थी। फर्स्ट है राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। जो इंडिया का ट्रेड रहा है उससे अल्टीमेटली जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ा है। वो लगातार इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारा जो है एक्सपोर्ट कम था और इंपोर्ट ज़्यादा था। सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम रही है हमको कि हमारी पेमेंट कम होती थी और हमारा जो है पेमेंट हमारी ज़्यादा रहती थी और जो रिसिप्ट हमारी थी वो कम होती थी। तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हमें फेस करना पड़ा। थर्ड है राइजिंग प्राइसेस। इन्फ्लेशन बहुत डबल डिजिट इन्फ्लेशन उस समय 90 तक आते आते हो गया था। 17% ऑलमोस्ट जो है हमारे यहाँ जो प्राइस इंक्रीजिंग रेट था इन्फ्लेशन का वो था। तो प्राइस लगातार बढ़ रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फोर्थ है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा हमेशा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को देखा जाए तो डेफिसिट का ज़्यादातर रहा है, इसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। और लास्ट है राइजिंग डेप्ट बर्डन। लगातार गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए डेप्ट बोरोइंग कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ये बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर जो डेप्ट का है वो बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों ये है फॉरेन ट्रेड का सेगमेंट जो आपको इतनी चीज़ें कवर करनी हैं। और इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट मुझसे क्लियर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।